Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important topic. So we are covering a GATE botany syllabus and बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ कि बॉटनी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके गेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लाइफ साइंसेस से एग्ज़ाम ये दे रहे हो और आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो गेट में, ओके, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में गलती हो सकती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकती हैं, बॉटनी में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हमको काफ़ी मिलते हैं, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स की। तो अगर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, या अगर हम सबसे पहले इसकी हेडिंग देखते हुए या टॉपिक का नाम देखते हुए उसको समझने की कोशिश करें कि क्या होती है एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, क्या पढ़ना चाहिए हमको इसमें। तो हमारे सामने जब भी आप किसी प्लांट की स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी प्लांट की स्टडी करना चाह रहे हो, आप किसी एक ग्रुप की स्टडी करना चाह रहे हो, ग्रुप ऑफ प्लांट्स की करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप उस प्लांट के पास जाओगे, उसे देखोगे, ठीक है। तो आपके पास देखने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप उसको एक्सटर्नली देखो, तो अगर आप किसी प्लांट को एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको देख रहे हो, जो आप मतलब सामने से देख पा रहे हो, अगर उस बेसिस पे उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो आप वो देखते हैं जो आप बाहर से देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसे आप कट करेंगे, आप देखेंगे कि उसके रूट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके स्टेम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लीव्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सेलुलर अरेंजमेंट कैसा है, कहीं किसी नए तरीके के सेल तो नहीं है, अगर सेल हैं तो वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या हम कहते हैं उसको एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में जनरली हम आउटर मॉर्फोलॉजी या हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी नहीं देखते, हम देखते हैं कि इंटरनली सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे जो हमारे रूट, स्टेम, लीव्स हैं जिनकी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो किस तरीके से उनमें सेलुलर अरेंजमेंट हो रखा है, किस तरीके से जाइलम फ्लोएम अरेंज्ड है, क्या नहीं है। तो यही चीज़ हमको पढ़नी होती है। तो लेट सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, या इसी को अगर हम बॉटनी की लैंग्वेज में कहें तो इनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स, ठीक है, फेनेरोगैम्स। जब सीड की फॉर्म में हमारे पास सामने आता है एक एंजियोस्पर्म, यानी कि हम ये कह लें एक हमारे पास एंजियोस्पर्म एक सीड जब सामने निकल के आता है, तो उस सीड को अगर आप स्टडी करो तो उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको सीड कोट मिलेगा, ठीक है, दो या तीन चीज़ें मिलेंगी, एक आपको सीड कोट मिलेगा, एक आपको एम्ब्रियो मिलेगा, ठीक है, और एक आपको मिलेगा एंडोस्पर्म, जो कि हमको पता है कि ट्रिप्लॉइड होता है। इस एम्ब्रियो में हमको दो चीज़ें मिलती हैं या दो इनिशियल्स मिलते हैं, एक को हम कहते हैं रेडिकल और एक को हम कहते हैं प्लिम्यूल, ठीक है। तो प्लिम्यूल और रेडिकल बेसिकली दो इनिशियल्स होते हैं, दो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं। रेडिकल से हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम निकलता है, ठीक, और प्लिम्यूल से हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम निकलता है। तो होता क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट बनाता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्या, फ्लावर आपका एक मॉडिफाइड शूट है, लीफ भी आपकी शूट पे ही होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, लीफ है, हमारी ब्रांचेस हैं, हमारी स्टेम है, हमारी फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब कुछ हमारे स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है या स्टेम की फॉर्म में ही हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रूट और स्टेम को कंपैरेटिवली अगर आप बताना चाहो कि कौन ज़्यादा मॉडिफाइड है, कौन ज़्यादा एवोल्यूशनर किसमें ज़्यादा हुआ है, कौन ज़्यादा अलग अलग तरीके का देखने मिलता है, वर्सेटाइल है, तो वो है शूट। तो इसका एक और भी रीज़न है, इसका एक और रीज़न ये है कि रूट का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है सब जगह। मतलब कोई भी प्लांट अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो सॉइल में ही रहती हैं उसकी रूट, ठीक है, सॉइल में ही रहती हैं। एरियल रूट्स हमको बहुत कम जगह देखने मिलती है, मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ, जैसे कि हमारे नेमेटोफोर्स जो कुछ होते हैं, ठीक है।
तो रूट्स जो है ज़्यादातर सॉइल में रहती हैं, तो उनका एनवायरनमेंट सेम रहता है, जबकि शूट्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एयर में रहती हैं, एरियल होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं बहुत कम टेम्परेचर है, तो अलग अलग तरीके के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए उनको खुद को बदलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको जो स्टेम है हमारा या शूट टिपिकल मेरिस्टेम से पैदा होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो हमको थोड़ी ज़्यादा मॉडिफाइड मिलती हैं बजाय रूट टिपिकल मेरिस्टेम से पैदा होने वाली या रूट की अगर हम बात करें। तो एंजियोस्पर्म को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट है हमारे, जिसमें अराउंड 3 लाख स्पीशीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। एकदम डोमिनेंट प्लांट है हमारे, जब से डायनासोर ख़त्म हुए हैं उसके बाद से। पहले जिम्नोस्पर्म थे, लेकिन उसके बाद सडन इनका एवोल्यूशन हुआ, सडन ये आए, ठीक है, सडन ओरिजिन रहा एंजियोस्पर्म का। अराउंड अब तो 3 लाख स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है हमारे किंगडम प्लांटी का, ठीक है। तो अराउंड जितने भी हम चारों तरफ अपने प्लांट देखते हैं उसमें से 80% प्लांट जो है हमारे 80% नॉन ग्रीन प्लांट में से हमको जो देखने को मिलेंगे वो एंजियोस्पर्म्स ही मिलेंगे। तो बहुत डोमिनेंट प्लांट हमको ये देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वेस्कुलर सीड प्लांट्स हैं, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास रहता है, जाइलम फ्लोएम रहते हैं। सीड प्लांट्स हैं, यानी कि सीड बेयरिंग है, सीड बनते हैं, ठीक है। और ओव्यूल जो है वो हमको एग का काम करते हुए मिलता है, या एम्ब्रियो सैक में हमारे एग रहता है जो कि फर्टिलाइज होता है और डेवलप होता है किसमें, सीड में, और कवर्ड किया जाता है ओवरी के द्वारा, और ये ओवरी मैच्योर होके बनाती है फ्रूट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीड क्या है, तो सीड इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और ओवरी क्या है, और ओवरी इज़ द, या फ्रूट क्या है, फ्रूट इज़ द मैच्योर ओवरी, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गई एक बात फ्रूट और सीड की बात जो हमको इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये तो फ्लावर्स तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना। इसके अलावा नॉन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है हमारी प्लांट की, जो कि इसको मेन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, जिससे पूरा प्लांट बना हुआ है, वो है रूट, स्टेम और लीव्स, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली 2 मेन सिस्टम है यहाँ पे, एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है। क्यों 2 सिस्टम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका पहले ही मैंने बता दिया है। सीड में 2 इनिशियल्स होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम हमारे प्लूम्यूल से निकलती है, और वहाँ से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, लीफ हो आपकी, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सब कुछ शूट सिस्टम में आता है, ठीक है। और रूट सिस्टम अपना एक अलग सिस्टम है जो कि रेडिकल से निकलने वाली रूट से बनता है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी रूट्स हैं, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट्स हैं हमारी, जो कि हमारे शूट सिस्टम से निकलती हैं, ठीक है। रूट सिस्टम जो रेडिकल से हमारे निकलता है वो हमारे प्राइमरी रूट या टैप रूट बनाता है, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि धरती के ऊपर रहने वाला जितनी चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, शूट सिस्टम में आती हैं, और जितनी हमारी धरती के नीचे वाले जैसे कि रूट, वो हमारे रूट सिस्टम में आती हैं, है ना। तो एक एक करके इनको हम देखने की कोशिश करते हैं, इनकी एनाटॉमी देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले रूट सिस्टम से शुरुआत करें तो रूट के बारे में आप क्या जानते हैं, या रूट क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली रूट की एक बहुत ही वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट के लिए, और वो है एंकरेज। एंकरेज ये वो वाला एंकर नहीं है जो एंकरिंग करता है, होस्ट बनता है, ये वो वाला एंकर है जो सपोर्ट देता है। जब शिप कहीं रुकता है तो वहाँ पे एंकर ड्रॉप कर दिया जाता है, और शिप को वहाँ पे रोक के रखना होता है। तो बेसिकली वो वाला एंकरेज है ये, और इसमें आपके पूरे प्लांट को एक जगह रोक के रखना, उसको ज़मीन से पकड़ के रखना, मजबूती देना, उसका काम हमारे ये रूट्स करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि these are anchoring the plant, these are important for the anchorage of the plant. Also they are very important, or they play very important role in the absorption of water. मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो हमको रूट के थ्रू ही देखने को मिलता है। अगर रूट्स ना हो तो प्लांट कैसे वाटर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक तो वाटर, और दूसरे जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो भी हमें मिनरल्स चाहिए, जितने आयंस हैं जो कि रूट्स में हमारे एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, वो सभी का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमको रूट सिस्टम के द्वारा देखने को मिलता है। और बेसिकली अगर रूट्स ना हो तो प्लांट का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रूट सिस्टम भी हमारे प्राइमरी रूट और सेकेंड हमारे टर्शियरी रूट सिस्टम में डिवाइडेड है। बेसिकली जितनी रूट्स अभी के लिए आपको इतना ज़रूरी है, जितनी रूट्स, ठीक है, जितनी भी रूट्स
रेडिकल से निकलती हैं। कहाँ से? एम्ब्रियो के रेडिकल से। उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, पहली चीज़, या उसको हम कहते हैं अभी के लिए टैप रूट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जितनी भी रूट्स रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से निकलती हैं, जैसे कि कहीं नोड से निकल आई स्टेम के, कहीं और हमको देखने को मिल गई स्टेम की ब्रांच से निकल आई, तो उस जगह की जो रूट्स होती हैं उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे टर्शियरी रूट सिस्टम में आ जाती हैं। तो बेसिकली प्राइमरी रूट आपको वही रूट देखने को मिलेगी जो रेडिकल से निकलेगी, ठीक है। रूट डाउनवर्ड ग्रो करती है ज़मीन में नीचे की तरफ, तो रूट हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, ठीक है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना। अच्छा, कहीं पे कुछ जगह पे कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे रूट्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं, सरफेस के ऊपर की तरफ रहती हैं और न्यूमेटोफोर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि गैसियस सेक्शन में काम करती हैं, जैसे कि हमारे जो मैंग्रोव्स वगैरह हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमी देखने की बात करें या एनाटॉमिकल फीचर देखने की बात करें रूट की, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप रूट लाओगे, उसका एक सेक्शन कट करोगे पतला सा, और फिर उसको ऑब्जर्व करोगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जनरली अभी जो हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं उसमें मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊंगा तीनों चीज़ों का, डाइकॉट और मोनोकॉट में, कि किस तरीके से रूट में डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट की, किस तरीके से शूट में डिफरेंस है और रूट में हमारे लीव्स में डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट की। तो सबसे पहले सबसे ऊपर लेयर तो हमको एपिब्लेमा या एपिडर्मिस मिलेगी, वो तुमको पता है, पिलाइफेरस, या उसको हम राइजोएर्मिस भी कह रहे हैं रूट के केस में। इसके अलावा हमको यूनिसेलुलर रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं एपिब्लेमा के सेल से मॉडिफाइड रूट हेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। क्यूटिकल और स्टोमेटा अपसेंट होता है रूट में, आपको यहाँ पे स्टोमेटा नहीं मिलेगा, क्यूटिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टेक्स हमारा पैरेन्काइमेटस होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि सेल्स जो हैं उनका जो क्या कहते हैं आपका वॉल है वो पतले से पतला रहे। अगर मैं स्क्लेरेंट कैमेटस सेल्स रखेंगे, उनकी वॉल थिक होगी, तो हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करवाएंगे, ठीक है। एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है। पेरीसाइकिल आप अलग से बता सकते हो कि हाँ ये पेरीसाइकिल है। वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि रेडियल वर्ड यहाँ भी ना है, तुरंत समझ जाएगी। आप एक सर्किल बनाइए, इस सर्किल की ये सारी रेडियस होती है, ठीक है। तो अगर वेस्कुलर बंडल्स आपको इन रेडियस पे मिले, अगर वेस्कुलर बंडल्स आपको इन रेडियस पे मिले कहीं भी, ठीक है, अगर वेस्कुलर बंडल्स आपको इन रेडियस पे मिले, तब आप कह सकते हो कि हमारे वेस्कुलर बंडल रेडियल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल रेडियल है। जाइलम हमारा एक्सार्क होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी मतलब अगर हम बाहर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हमारा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, और फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल और सेंटर में पिथ, ठीक है। तो अगर आपके प्रोटोजाइलम फेस कर रहे हैं पेरीसाइकिल की तरफ, तो हम इसको कहेंगे, और आपका जो मेटाजाइलम है वो फेस कर रहा हो अंदर पिथ की तरफ, तो हम इसको कहेंगे कि कंडीशन है एक्सार्क। और अगर इसका अपोजिट हो तो हम इसको कहेंगे इंडार्क। तो यहाँ पे हमको एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है। और बाकी जो है चीज़ें हमारे फ्लोएम में हमको सीव ट्यूब्स मिलेगा, कंपेनियन सेल मिलेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा, और मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में अब्सेंट होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये है हमारे पास डाइकॉट और ये है हमारे पास मोनोकॉट की स्टेम, ठीक। तो डाइकॉट की स्टेम में देखें तो एपिब्लेमा है हमारे पास, सबसे ऊपर लेयर रूट हेयर है, ठीक। सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, रूट हेयर और एपिब्लेमा। कॉर्टेक्स हमारा पैरेन्काइमेटस है, कॉर्टेक्स हमारा पैरेन्काइमेटस है। उसके बाद हम बात करें सेंटर में, तो अच्छा एक और ख़ास बात, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि कभी भी सेम रेडियस पे, सेम रेडियस का मतलब कि ये एक रेडियस, सेम रेडियस पे आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम आपको सेम रेडियस पे नहीं मिलेंगे, ये ऑल्टरनेट करते हैं। जाइलम, ये हमारा जाइलम है, फ्लोएम,
ठीक है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये ऑल्टरनेट करते हैं और ये सिर्फ रूट में मिलता है। अभी जब हम लोग स्टेम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल रहे हैं स्टेम में, लेकिन रूट में ऐसा नहीं होता, रूट में ये ऑल्टरनेट मिलते हैं। तो वही मिल रहा है हमको, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, ठीक है, उसके बाद हमको फ्लोएम देखने को मिल रहा है ऑल्टरनेट करता हुआ जाइलम के साथ, एक ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, और इसके बीच में हमको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। और जाइलम और फ्लोएम के अलावा जितने भी बचे हुए जगह है, जो ग्राउंड टिश्यू है वो फिलअप हो रखा है पैरेन्काइमेटस सेल से, और सेंटर में उसको हम कह रहे हैं पित्त, ठीक है। और ये हमको एंजियोस्पर्म में ही इतनी वेल डेवलप्ड पित्त मिलती है, वरना इससे पहले अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हमको पित्त देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें मेटाजाइलम इनर साइड यानी पित्त की तरफ फेस कर रहा है और प्रोटोजाइलम बाहर की साइड यानी पेरिसाइकिल की तरफ फेस कर रहा है, तभी हम इसको कह रहे हैं कि हमको एक्सार्क कंडीशन मिल रही है, ठीक है। सेम चीज़ हमारे पास मोनोकॉट में है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है और जाइलम है, और दोनों ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं, और सेंटर में हमको एक लार्ज पित्त देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी हमको एक्सार्क कंडीशन में देखने को मिल रहा है जाइलम। क्यों? क्योंकि मेटाजाइलम पित्त की तरफ है और प्रोटोजाइलम हमारे पेरिसाइकिल की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है रूट के केस में। अगर हम शूट सिस्टम को देखने की कोशिश करें बेसिकली कि शूट हमें कैसी मिल रही है, तो शूट किस पार्ट से निकली है एम्ब्रियो के? शूट निकली है प्लेम्यूल से। शूट का जो ओरिजिन है वो हुआ है प्लेम्यूल से, ठीक है। और प्लेम्यूल से शूट का ओरिजिन हुआ है, तो बेसिकली एक बार ये बनना शुरू हो जाती है, फिर इससे आगे सारे जो इस पे स्ट्रक्चर हैं वो बनते चले जाते हैं। तो ये हमारी एरियल एक्सिस है प्लांट की, ठीक है, जिस पे हम स्टेम कह रहे हैं। इस एरियल एक्सिस का काम है पानी को कंडक्ट करना, मिनरल को कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, रूट से ऊपर तक पूरे स्ट्रक्चर को सप्लाई करना, ठीक है, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, प्लांट्स, पूरे प्लांट को सप्लाई करना, ठीक है, खाने का, पानी का, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ। इसके अलावा स्टेम जो है वो कनेक्टेड रहती है हमारे रूट सिस्टम के साथ पूरी तरीके से, सभी न्यूट्रिएंट्स और कुछ भी ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। और स्टेम की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हमें रूट में नहीं मिलती, जैसे कि स्टेम में हमको नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमको रूट्स में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। इसकी ब्रांचिंग भी हमको अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, ये टर्म समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक लिखा है एक्सिलरी और एक है डाइकोटमस। ये दो फॉर्म की हमको ब्रांचिंग देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम इस तरीके से आगे की तरफ रन कर रही है, अच्छी बात है, ठीक है। और जब ये आगे की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा थिक बनाता हूँ, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम इस तरीके से आगे की तरफ रन कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल हैं, जब ये आगे जा रहे थे तब इनसे कुछ सेल अगर यहाँ पे रह जाते हैं और वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ सेल्स अगर पीछे रह जाते हैं और वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, तब हम ऐसी ब्रांचिंग को कहते हैं एक्सिलरी, ठीक है। और इसकी जगह जो डाइकोटमस ब्रांचिंग है उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसे ही आपका ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल इक्वली ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएं, यूं ऐसे, कि अब टिप बची ही नहीं। पहले क्या था, एक्सिलरी में क्या था कि टिप ग्रो कर रही थी, साइड में ब्रांचेस निकल रही थी। अब टिप बची ही नहीं, अब टिप दो में डिवाइडेड हो गई है। तो जब ऐसी ब्रांचिंग होती है तो हम इसको कहते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग। तो एंजियोस्पर्म्स में या तो हमको डाइकोटमस ब्रांचिंग मिलेगी प्लांट्स में, या हमको एक्सिलरी ब्रांचिंग, दोनों देखने को मिल सकती हैं, एक साथ भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें डाइकॉट और मोनोकॉट में, तो बड़ी मज़ेदार एनाटॉमी है हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, जो मतलब मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ जो मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग करता है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम, इन दोनों में ही, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम, इन दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है।
क्योंकि इनमें कैम्बियम अब्सेंट होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है, ठीक है। तो दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना मोनोकॉट रूट ना मोनोकॉट स्टेम। अब इनके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमको मिल रहा है। तो पहले हम डाइकॉट स्टेम को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको एपिडर्मल हेयर देखने को मिलेगा, क्यूटिकल की लेयरिंग मिलेगी ताकि वाटर लॉस ना हो। फिर आउटर लेयर एपिडर्मिस मिलेगी, एपिडर्मिस के नीचे हमको हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है, जो कि कई बार हमको स्क्लेरेंकैमिटस भी मिल सकती है, वरना पैरेंकैमिटस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमको क्लोरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। अगर इस रूट में अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है तो ये प्राइमरी रूट है, तो हमको ये ग्रीन दिखेगी, ठीक है, और इसीलिए हमको क्लोरेन्काइमा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमको एंडोडर्मिस मिलेगी, नॉर्मल मिलती ही है। एंडोडर्मिस के बाद हमको पेरीसाइकिल मिलेगी, और पेरीसाइकिल के बाद हमको देखने को मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे भी रेडियली अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स थोड़े से अलग होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स थोड़े से अलग होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, ठीक है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। इन तीनों शब्द का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछे वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम, तो आप बताओगे कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। कॉन्जॉइंट मतलब जुड़े हुए रहते हैं, कोलेटरल मतलब एक के पीछे एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, और ओपन का मतलब वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अभी मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पे ही जब थोड़ा सा बदलाव आएगा, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन दी वेस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेंटर में पिथ है, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा क्या, ऊपर की तरफ जब हम यहाँ से आएंगे अपने वेस्कुलर बंडल्स की तरफ, कि किस तरीके से हमारा वेस्कुलर बंडल्स है। तो जाइलम है हमारे पास सेम रेडियस पे, ये हमारी सेम रेडियस आई है, तो एक ही रेडियाई पे जाइलम और फ्लोएम हमको दोनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हमको देखने को मिल रहा है? आउटर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, ठीक, जाइलम और इनर कैम्बियम, फिर इनर फ्लोएम। तो इस तरीके से हमको अपना जो वेस्कुलर बंडल है वो देखने को मिल रहा है, एक ही रेडियस पे दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप अगर इसको एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो वेस्कुलर बंडल्स है वो अरेंज मिलेंगे, यूँ एक ही सर्किल में, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डाइकॉट की, डाइकॉट की। अगर, और ये क्या है? ये है पेरीसाइकिल, यानी कि बाहर का तो आप देख ही रहे हो पूरा, ठीक है, पेरीसाइकिल बाहर का तो आप देख ही रहे हो। आपको यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से अरेंज मिलेंगे डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है। मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये ग्राउंड टिश्यू में चारों तरफ फैले रहते हैं, यानी कि ये वेल डेवलप्ड एंडोडर्मिस के अंदर जो है हमको देखने को ऐसे गोल गोल नहीं मिलते, ये कहीं भी रैंडमली इस तरीके से पूरे ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एक जनरलाइज्ड पिथ होती है वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है एज सच, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ग्राउंड टिश्यू में ये फैले रहते हैं, किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। आपको एक बात पता है कि कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट में कैम्बियम अब्सेंट होता है, मोनोकॉट रूट और स्टेम दोनों में। तो मोनोकॉट के जो स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि कैम्बियम अब्सेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम कहते हैं ओपन, और अगर कैम्बियम अब्सेंट है तो हम कहते हैं क्लोज्ड। तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड। और किस तरीके से पूरे उसमें फैले हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, रैंडमली ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए हैं। तो इस तरीके की टीएस डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की होती है। आई होप आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हुए हो, ठीक है। और आपको ये साथ साथ लिखना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो पीछे करके वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको जो चीज़ याद रखनी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं और ये अरेंज कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है।
बात करें अगर हम लीव्स की कि किस तरीके हमको लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो लीफ भी बड़ी मज़ेदार है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही हमको देखने को मिल रही हैं। बस मोनोकॉट और डाइकॉट का जो लीफ है वो थोड़ा सा हमको अलग देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ आपका वेनेशन अलग देखने को मिल सकता है, अरेंजमेंट अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लीफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, या लीफ अगर आप सोचो कि मेन फंक्शन क्या है लीफ का, तो लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। भाई लीफ क्यों है प्लांट में? लीफ है ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए, और फोटोसिंथेसिस हो पाएगी तभी हम प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, ठीक है। और जब हम प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहेंगे तब, या प्लांट ऑटोट्रॉफिक होगा तभी तो वो हमारे लिए खाना बना पाएगा, अपने लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। तो अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का टीएस देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा क्या, कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है ऊपर वाला, ये हमारा डाइकॉट है, ठीक है, और ये है हमारा मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट लीफ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमको एक डिफरेंट सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। ये पेलिसेड पेरेन्काइमा, और इसके बाद हमको देखने को मिलते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। नीचे की तरफ हमको देखने को मिलते हैं क्या, नीचे की तरफ हमको देखने को मिलते हैं जो डिफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं इन एयर बंडल्स में जो कि कवर होते हैं या जो कि बनाए हुए होते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा ने। यहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है, इन स्पंजी पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं खूब सारे, और इन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, खाना बनता है, और फिर ये मूव कर दिए जाते हैं इन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट में। मज़ेदार बात यह है कि अगर डिफरेंस की बात करें तो डाइकॉट के स्टेम में हमको स्क्लेरेन्काइमेटस जो मतलब रीजन है बाहर की तरफ एंडोडर्मिस के बाद, वो देखने को नहीं मिलता कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेंटर में हमको स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन देखने को मिलता है मोनोकॉट में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोनोकॉट की लीफ में ऊपर और नीचे यानी कि हमारी दोनों ही डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही साइड लीफ के इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा मिलते हैं, जबकि जो हमारी डाइकॉट की लीफ है उसमें हमें नीचे की तरफ ज़्यादा स्टोमेटा मिलते हैं, ऊपर की तरफ कम स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक। उसके बाद मोनोकॉट की लीफ में हमको पेलिसेड पेरेन्काइमा नहीं मिलते, स्पंजी पेरेन्काइमा के जैसे ही सेल्स होते हैं जिनमें पूरे में क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं, ठीक है। और ढेर सारे इस तरीके से एक लाइन में हमको वेस्कुलर बंडल्स अरेंज मिलते हैं जो कि हमको डाइकॉट में देखने को नहीं मिलते। तो ये मेजर डिफरेंसेस जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए हों, आई होप ये एनाटॉमी आपको समझ में आई होगी, इंटरनली लीफ स्ट्रक्चर कैसा हमको दिख रहा है, रूट शूट कैसा मिल रहा है, प्लस क्यूटिकल की लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है और हम नहीं चाहते कि ट्रांसपिरेशन से एक्सटेंसिवली वाटर लॉस हो, और इसीलिए क्यूटिकल की लेयरिंग दोनों पे ही अच्छी खासी करके रखी जाती है, डाइकॉट लीफ में भी और मोनोकॉट लीफ में भी। तो आई होप यू might find this class helpful. Do let us know if you have any doubt. Join the Telegram Gurmantra channel and visit the following website, and you can contact on the given contact details. Thank you so much.